राजनीति टाइमिंग का खेल होता है। यहाँ पर हर मोहरे को सही समय पर इस्तेमाल करना पड़ता है। 14 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीपी शरद पवार के मुखिया शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताया था, जिसका जवाब शरद पवार ने करीब 10 दिन बाद दिया है। और अपने जवाब में शरद पवार ने अमित शाह को उस वक्त की याद दिलाई जब उन्हें राज्य से तड़ीपार कर दिया गया था। शरद पवार ने क्या कहा और क्यों अमित शाह को उनके ही राज्य से तड़ीपार कर दिया गया था, इसकी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन चुनावों को लेकर बयानबाजी जोरों में है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह कुछ दिनों पहले पुणे आए थे और यहां पर उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताया था, जिसका शरद पवार ने अब जवाब संभाजी नगर में दिया है। 26 जुलाई को अमित शाह पर पलटवार करते हुए पवार ने कहा कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मुझ पर हमला बोला था और कुछ बातें कही थी। उन्होंने मुझे देश के सभी भ्रष्ट लोगों का कमांडर बताया था। अजीब बात यह है कि गृह मंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गुजरात के कानून का दुरुपयोग किया और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुजरात से निष्कासित कर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि जिसे निष्कासित किया गया था वो आज गृह मंत्री हैं, इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। जिनके हाथों में ये देश है वे लोग किस प्रकार गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हमें इस पर विचार करना चाहिए, वरना मुझे 100% विश्वास है कि देश को गलत रास्ते पर ये लोग लेकर जाएंगे। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। ये तो बात हुई लेटेस्ट बयान की। अब आपको बताते हैं कि क्या था वो मामला जिसको लेकर अमित शाह को तड़ीपार करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ये मामला जुड़ा हुआ है सोहराबुद्दीन एनकाउंटर से। 26 नवंबर 2005 को अहमदाबाद के विशाल सर्कल के पास सोहराबुद्दीन को कथित एनकाउंटर में मार गिराया गया था। हालांकि 2014 में मुंबई की कोर्ट ने इस मामले में अमित शाह को बरी भी कर दिया था। सीबीआई के मुताबिक सोहराबुद्दीन एक गैंगस्टर था और उसके आतंकियों से भी संबंध हुआ करते थे। सोहराबुद्दीन कारोबारियों को धमकी देकर पैसा वसूलने का काम करता था। गुजरात पुलिस काफी वक्त से सोहराबुद्दीन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार पुलिस को चकमा देने में सोहराबुद्दीन कामयाब हो जाता था। इसी बीच पुलिस के पास एक मौका उस वक्त आया जब सोहराबुद्दीन ने एक कारोबारी रमन पटेल से उगाही करने के लिए अपने 2 साथियों को उसके पास भेजा। दोनों ने कारोबारी रमन पटेल पर गोली चला दी और पुलिस ने सोहराबुद्दीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद सोहराबुद्दीन कुछ वक्त तक खामोश था। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार 22 नवंबर 2005 के दिन सोहराबुद्दीन शेख अपनी पत्नी कौसर बी और साथी तुलसी प्रजापति के साथ बस में बैठकर सांगली जा रहा था। उसी दौरान राजस्थान और गुजरात एटीएस की टीम ने तीनों को पकड़ा और गांधीनगर के दिशा में उन्हें लेकर आया गया। तीनों को उस वक्त एक फार्म हाउस में रखा गया। बाद में पुलिस से सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति को अपने साथ ले गई, जबकि कौसर बी को फार्म हाउस पर ही बंद रखा गया था। सीबीआई के अनुसार 26 नवंबर 2005 को अहमदाबाद के विशाल सर्कल के पास स्थित टोल नाके पर सुबह करीब 4 बजे सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर की पूरी साजिश रची गई। चार्जशीट के अनुसार पुलिस अधिकारियों ने एक कांस्टेबल को पहले आदेश दिया कि वो गुजरात एटीएस जाए और वहां पर खड़ी एक बाइक को लेकर मौकाए वारदात पर आए, जिसके बाद सोहराबुद्दीन को भी वहां लाया गया। इसके बाद राजस्थान पुलिस के एक कांस्टेबल को कहा गया कि वो बाइक पर बैठ जाए और फिर उससे अचानक छलांग लगा दे। जैसे ही कांस्टेबल ने बाइक से छलांग लगाई, पुलिस ने सोहराबुद्दीन को चलती कार से नीचे धक्का दे दिया। चलती गाड़ी से सड़क पर गिरने के बाद सोहराबुद्दीन घायल हो गया। इसी दौरान पुलिस ने उस पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी। सोहराबुद्दीन को 8 गोलियां लगी। सीबीआई के अनुसार घटना को एनकाउंटर का रूप देने के लिए सोहराबुद्दीन को सिविल अस्पताल भी भिजवाया गया। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार कौसर भी इस मामले में अपना मुंह ना खोले, इसलिए उसकी भी हत्या कर दी गई और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया गया।
तुलसी प्रजापति को पुलिस ने उस वक्त अपना गवाह बनाकर छोड़ दिया। सीबीआई के अनुसार जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी तो तुलसी प्रजापति कहीं सच ना उगल दे, इसको देखते हुए उसका भी एनकाउंटर कर दिया गया। गुजरात के बनासकांठा जिले में उसका एनकाउंटर किया गया। अब अमित शाह पर इस पूरे मामले को लेकर क्या आरोप लगे ये भी आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच पहले गुजरात सीआईडी कर रही थी, लेकिन 2010 में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। इस केस की जांच करने वाले गुजरात सीआईडी के पुलिस इंस्पेक्टर वीएल सोलंकी ने सीबीआई को दिए अपने बयान में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह का नाम लिया था। सोलंकी ने बताया था कि अमित शाह चाहते थे कि एनकाउंटर की जांच बंद कर दी जाए। सीबीआई की जांच में बाहर आए तथ्यों के मुताबिक राजस्थान में मार्बल के खदान के मालिक विमल पटनी ने सोहराबुद्दीन शेख की हत्या के लिए गुलाब चंद कटरिया से संपर्क किया था और 2 करोड़ में यह काम अमित शाह को सौंपा गया था। इस केस में अमित शाह की भूमिका होने के आरोप में सीबीआई ने 25 जुलाई 2010 को अमित शाह को गिरफ्तार किया था। शाह 3 महीने तक जेल में रहे। 29 अक्टूबर 2010 को अमित शाह को जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन इसके साथ ही उन्हें अक्टूबर 2010 से सितंबर 2012 तक गुजरात की सीमा से दूर रहने का भी आदेश दिया गया। 2010 तक अमित शाह गुजरात से बाहर ही रहे। 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही उनका गुजरात आना संभव हुआ। सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी एनकाउंटर मामले की सुनवाई गुजरात से बाहर मुंबई में करवाने के आदेश दिए। इस मामले में कुल 38 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 16 लोगों को 2014 में ही बरी कर दिया गया था और इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे।